नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में आज पढ़ेंगे अपन एक वाद है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक वाद है विद्यार्थियों, और वाद का नाम है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये वाद है 1957 का वाद है। इस वाद में देखना विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि क्या हो गई है, निर्धारित हो गई है, और उस तिथि के बाद यदि लोकसभा भंग हो जाए, किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए, चाहे सभी राज्यों की विधानसभा भंग हो जाए, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित तिथि को ही संपन्न होगा। और पहले वाला जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल से पहले पहले चुनाव करवाने क्या है, आवश्यक है। क्या है, उससे पहले चुनाव करवाना क्या है, आवश्यक है। तो इसमें क्या कहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और क्या कहा है कि यदि राष्ट्रपति चुनाव के तिथि निर्धारित हो जाने के बाद यदि लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा या सभी राज्यों के विधान सभाएं, सभी राज्यों की विधानसभाएं क्या हो जाए, भंग हो जाए, भंग हो जाए, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित तिथि पर ही होगा। तो भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित तिथि पर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यदि ये भंग हो जाएंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा, केवल राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। परंतु चुनाव किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेंगे, निर्धारित तिथि को ही क्या होंगे, चुनाव होंगे। क्योंकि राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती है, भंग नहीं होती है। एक स्थायी सदन है क्या, राज्यसभा। कार्यकाल से पूर्व ही चुनाव करवानी आवश्यक है। यानी जो अभी वर्तमान वाली राष्ट्रपति का शासनकाल चल रहा है, कार्यकाल चल रहा है, उसके कुछ, जैसे 25 जुलाई को लगभग राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल समाप्त होता है हर बार 5 साल से, समझ पाए। तो 25 जुलाई से पहले पहले ही क्या है, चुनाव करवानी आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि 25 की जगह 30 तारीख को चुनाव करवा दें, ऐसा नहीं है। 25 से पहले पहले चुनाव करवाने क्या है, आवश्यक होते हैं। कार्यकाल पूर्व
ही चुनाव होने आवश्यक है। चुनाव होने क्या है? आवश्यक है। ये कंडीशन है विद्यार्थियों, किसकी, कौन से वाद की बात हो रही है? हाँ, अब बात करेंगे। एक आता है आर्टिकल, आता है 71। क्या कहता है आर्टिकल 71? ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति जाएगा जो चुनाव में क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। ऐसे नहीं कि अपन जाके सुप्रीम कोर्ट में कि इनमें विवाद हो रहा है और हम याचिका दायर करेंगे, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला व्यक्ति ये याचिका दायर कर सकता है। तो आर्टिकल 71 में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कौन व्यक्ति जाएगा इस विवाद को लेकर? जो चुनाव में भाग लेगा। अब बात करेंगे विद्यार्थियों अनुच्छेद 71। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है ना, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह मामला चुनाव में भाग लेने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। यानी ये याचिका दायर कौन करेगा? आर्टिकल 71 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति ही दायर करेगा। चुनाव में कहीं देखो, इसमें ध्यान देना, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति दायर करेगा जो चुनाव में भाग लेगा, जो चुनाव में भाग लेगा। जो चुनाव में भाग लेगा वह व्यक्ति इसको क्या करेगा? याचिका को दायर करेगा। यह आर्टिकल है 71। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की शपथ। ध्यान देना, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में उल्लेख मिलता है शपथ का। राष्ट्रपति की शपथ
राष्ट्रपति की शपथ। विद्यार्थियों, शपथ का अगर अपन बात करें, आर्टिकल 60 में उल्लेख मिलता है। कौन से में? अनुच्छेद 60 में इसका क्या है? उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल 60 में किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति की शपथ का। इसके अलावा एक तीसरी अनुसूची पढ़ी थी, उसमें भी शपथ का क्या है? उल्लेख है राष्ट्रपति का। इसके अलावा तीसरी अनुसूची में भी, अनुसूची में उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के शपथ का और कहां उल्लेख है? तीसरी अनुसूची में उल्लेख है, तथा आर्टिकल 60 में भी उल्लेख है राष्ट्रपति की शपथ का। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलवाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है विद्यार्थियों? उसकी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस क्या दिलाता है? शपथ। या यह अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, और होना कहां का चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ही होना चाहिए। वरिष्ठ न्यायाधीश और किसका होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ही होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। यदि यह अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है या दिलवाता है। अब देखो, शपथ तो दिलवाए, परंतु ये किसकी शपथ लेता है? ये किसकी शपथ लेता है? कोई बताएगा? ये शपथ लेता है संविधान, इसकी लेता है संविधान एवं विधि की रक्षा और जनता का कल्याण, ये लेता है शपथ। अब मैं शपथ वाली ये एक जगह लिखवा दूंगा ताकि परेशानी नहीं है कि कौन किसकी शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है ये, या शपथ में क्या बोलता है? किसकी शपथ लेता है? किसकी शपथ लेता है? शब्द याद रख लेना। एक तो संविधान व विधि की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ लेता। तीन शब्द याद रखना। राष्ट्रपति शपथ लेता है, उसमें तीन शब्द याद रखना। किसकी शपथ लेता है? कि संविधान की शपथ लेता है और विधि की, कानून की रक्षा करेगा। संविधान की रक्षा करेगा, कानून की रक्षा करेगा तथा जनता के कल्याण के कार्य भी करेगा। ये तीन शब्द याद रखना, संविधान, विधि की रक्षा और जनता का कल्याण के कार्य करेगा। अब अगर आपसे पूछ ले उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? देखो, इनको एक जगह बता दूंगा ताकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किसकी शपथ लेता है। प्रधानमंत्री किसकी लेता है, मुख्यमंत्री किसकी लेता है, मंत्री किसकी लेता है, राज्यपाल किसकी शपथ लेता है। तो किसकी शपथ लेता है? संविधान व विधि की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ लेता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये तो कौन लेता है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति लेता है। अगर आपसे पूछ ले उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। किसकी लेता है? संविधान के प्रति
निष्ठा के शपथ लेता है, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री ये किसकी शपथ लेते हैं? एक आ गया विद्यार्थियों जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री, ये तीनों किसकी शपथ लेते हैं? ये शपथ लेते हैं पद व गोपनीयता की। किसकी लेते हैं विद्यार्थियों? ये पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसके शपथ लेते हैं? पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री किसकी शपथ लेते हैं? पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? किसकी लेता है? राज्यपाल किसकी शपथ लेता है उसकी अगर अपन बात करना चाहे, राज्यपाल राज्यपाल लेता है संरक्षण, अभिरक्षा, इनकी क्या लेता है? शपथ लेता है। संरक्षण और अभिरक्षा की क्या लेता है? शपथ लेता है। कौन? राज्यपाल। तो इनका क्या है कि कई बार, अब मैंने सबका एक साथ बता दिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन किसकी शपथ लेता है। लिख लिया सब ने? तो आप बताइए राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? राष्ट्रपति लेता है संविधान विधि की रक्षा, जनता के कल्याण की शपथ। उपराष्ट्रपति किसकी लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा की। जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री किसकी लेते हैं? पद व गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? संरक्षण, अभिरक्षा की क्या लेता है? शपथें लेता है। अब इससे आगे अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों शपथ से संबंधित ये बात थी। और अब हम बात करेंगे जैसे राष्ट्रपति को जो चुनाव है ना, राष्ट्रपति शपथ सामान्यतः भारत में राष्ट्रपति की शपथ 25 जुलाई को दिलाई जाती है। राष्ट्रपति किसमें? भारत में। भारत में राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति को शपथ सामान्यतः 25 जुलाई को दिलाई जाती है। भारत में सामान्यतः या भारत में राष्ट्रपति को शपथ सामान्यतः 25 जुलाई को दिलाई जाती है। तो जितने भी ये राष्ट्रपति बन रहे हैं ना, वो कब दिलाई जाती है? 25 जुलाई को। तो विद्यार्थियों 25 जुलाई से पहले पहले चुनाव संपन्न होने आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सामान्यतः 25 जुलाई को दिलाई जाती है। ऐसा कोई नियम संविधान में उल्लेख नहीं है इसका कि 25 जुलाई को ही दिलाई जाएगी, यानी इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये एक परंपरा है जो नीलम संजीव रेड्डी के समय से प्रारंभ हुई है।
समझ पाए मेरी बात? भारत में राष्ट्रपति को शपथ 25 जुलाई को दिलाई जाती। इसका संविधान में क्या नहीं है? संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका संविधान में क्या नहीं है विद्यार्थियों? उल्लेख नहीं है संविधान। अगर अपन बात करना चाहिए कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तो इसके लिए एक शब्द और आता है कि ये संवैधानिक नहीं है। कई बार आ जाता है कि राष्ट्रपति को सामान्यतः 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो संवैधानिक होता है जिसे संविधान में लिखा गया हो, वो क्या होता है? संवैधानिक। जिसे संविधान में लिखा नहीं गया वो क्या हो जाएगा? असंवैधानिक। तो मैंने लिखा कि संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका मतलब है ये असंवैधानिक है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, यह एक परंपरा है। क्या है? परंपरा। नीलम संजीव रेड्डी को 25 जुलाई को शपथ दिलाई गई थी। किसको? राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी को 25 जुलाई को शपथ दिलाई गई। ये भी कब है? सर्वप्रथम। कब दिलाई गई रे? सर्वप्रथम नीलम संजीव रेड्डी को 25 जुलाई को शपथ दिलाई गई। अब जितने भी अन्य राष्ट्रपति बन रहे हैं उनको 25 जुलाई को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। अब थोड़ी सी अपन बात कर लिए नीलम संजीव रेड्डी। किसकी बात करेंगे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले क्या है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति है। किसके? भारत के। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति है कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। क्या है? भारत के एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। क्या थे विद्यार्थियों? लोकसभा अध्यक्ष थे। ये भी नीलम संजीव रेड्डी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बनता है। ध्यान देना, भारत में राष्ट्रपति को शपथ सामान्यतः कब दिलाई जाती है विद्यार्थियों? भारत में राष्ट्रपति को शपथ सामान्यतः कब दिलाई जाती है? 25 जुलाई। इनका संविधान में उल्लेख है क्या? नहीं है। ये एक क्या है? परंपरा है। सर्वप्रथम किसको 25 जुलाई को शपथ दिलाई गई? नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति से पूर्व क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे।
पॉलिटिकल साइंस सरल सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिकल सरल है ना। हाँ चलो कोई बात, आगे ध्यान देना। अगला आएगा इसका कार्यकाल, कि भाई राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल क्या होता है। तो अपन पढ़ते हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष ऐसे नहीं, पद ग्रहण से 5 वर्ष होना चाहिए। ऐसा क्यों सुनाने लगे आजकल, जिस दिन शपथ ले ली है उसके बाद 5 वर्ष। ऐसे नहीं कि जिस दिन चुनाव जीत गया और शपथ ग्रहण की नहीं उस दिन से 5 वर्ष नहीं, पद ग्रहण के 5 वर्ष तक। ध्यान देना विद्यार्थियों, हम बात करेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, कार्यकाल या पदावधि, इसका अगर आपसे आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे, तो आएगा 56 में उल्लेख है राष्ट्रपति के कार्यकाल का। राष्ट्रपति कार्यकाल का कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? 56 में उल्लेख है। 56 में इसका क्या है विद्यार्थियों? उल्लेख है। अब देखो कार्यकाल में पहला बिंदु क्या आएगा विद्यार्थियों? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। कार्यकाल कितना होगा? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। पहला बिंदु बन गया पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष से पहले या तो इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है या स्वयं क्या दे दे? त्याग पत्र। तो दूसरा बिंदु क्या होगा कि राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है और इस त्याग पत्र की तुरंत सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किनको देगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये सूचना तुरंत किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो ये है दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति यह सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर कह दो चाहे अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये था दूसरा बिंदु। त्याग पत्र किसको दे रहा है? अब उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? ना ना ना, ध्यान देना विद्यार्थियों, राष्ट्रपति तो देता है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र और उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। मान लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी तो त्याग पत्र दे सकता है ना, तो वो तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। मान लीजिए उपराष्ट्रपति हो ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये क्रम है इनका। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति यह सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तीसरी कार्यकाल से पूर्व हटाने की बात कह रहा हूं कि 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। एक तो स्वयं त्यागपत्र दे दे और एक है कि एक मामला आता है कि संविधान का
उल्लंघन वह क्या करेगा? उल्लंघन ही करेगा, और तो क्या है बताओ? संविधान का उल्लंघन करेगा तो इसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यदि उल्लंघन यानी संविधान का उल्लंघन, और इसे अपन अतिक्रमण भी कहते हैं, अतिक्रमण यानी संविधान के जो अनुच्छेद है उनका उल्लंघन या अतिक्रमण, उनकी जो इनके पास पावर्स है उससे बाहर जाकर भी इंटरफेयर करे राजनीति में फालतू का, तो इससे क्या किया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करेगा तो उससे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। किससे? पद से। किससे हटाया जा सकता है? पद से। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के जवाब देना। महाभियोग की प्रक्रिया, पहला है महाभियोग की प्रक्रिया, ये तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये लाइन कौन से में? आर्टिकल 56 में। देखो अभी बताया ना मैंने, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया तो किस में होगी? 61 में, परंतु महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये लाइन है 56 में। तो दूसरी लाइन कौन सी है कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखो दोनों ही क्वेश्चन विद्यार्थियों एग्जाम में बार बार आते हैं, दोनों ही बार बार आते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया पूछे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया तो 61 और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाने की बात कही गई है 56 में। कौन से में की गई है? 56 में कही गई है। अब बात करते हैं पुनः राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया। कौन से आर्टिकल में? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, और इसी का ही नाम क्या है विद्यार्थियों? महाभियोग प्रक्रिया। और ये आर्टिकल कौन सा होगा? 61, अनुच्छेद 61 के तहत ही हटाया जाए। ध्यान रखना, सिर्फ महाभियोग शब्द का प्रयोग यानी राष्ट्रपति के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये जरूर याद रखना। ये महाभियोग है ना, महाभियोग के सम्मान प्रक्रिया अपनाई गई है, परंतु महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल किसके लगता है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति के अलावा महाभियोग
शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया गया। यानी केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति के अलावा महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी केवल किसके लिए किया गया? राष्ट्रपति के लिए। अब देखो, एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के समान होती है। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के समान ही होती है। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के समान ही होती है, परंतु इनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रक्रिया सेम वही है, परंतु महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ही किया गया है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब महाभियोग क्यों लाया जाता है? बताओ विद्यार्थियों, महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? कारण, महाभियोग प्रक्रिया क्यों की जाती है? इसका अगर अपन से क्या पूछ रहे हैं? कारण, यानी महाभियोग लाने का कारण क्या है? तो मैं कारण लिखता हूं 4, आप बताना कौन कौन से कारण हैं जिनसे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। पहला कारण लिख रहा हूं, पहला कारण है अक्षमता। अक्षमता। दूसरा है सीधे कदाचार। 3 नंबर पे विद्यार्थियों संविधान का उल्लंघन एवं अतिक्रमण। और चौथा है उपयुक्त सभी। चौथा कौन सा आएगा विद्यार्थियों? उपयुक्त सभी। बताओ कौन सा आंसर होगा? महाभियोग प्रक्रिया के कारण, तो इनमें से उपयुक्त सभी है या कोई अन्य आंसर होगा? उपयुक्त सभी के पक्ष में कौन कौन है? देखिए, शाबाश, धन्यवाद। और कोई अन्य आंसर किसी का? सही बताया, शाबाश। एक लड़की पढ़ती है, सही कह रही है। उपयुक्त सभी नहीं होगा, केवल करेक्ट आंसर होगा ये कि महाभियोग प्रक्रिया का कारण क्या है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। ऊपर बताया था ना अभी। ये दोनों ही मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने, यानी अक्षमता या सीधे कदाचार। दोनों ही किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों
को पद से हटाने के कारण, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के कारण अक्षमता और सिद्ध कदाचार, यह तो सुप्रीम कोर्ट के। जबकि राष्ट्रपति पूछ ले तो संविधान का उल्लंघन एवं अतिक्रमण के कारण ही महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ये कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का कारण क्या है? तो संविधान का उल्लंघन एवं अतिक्रमण। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया है तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है उसके दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा। जैसे महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा के सदस्य उनकी जांच करेंगे कि वास्तव में ये सही है या गलत है। समझ गए? यदि राज्यसभा में लाया गया तो लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे? जांच। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि एक सदन में लाया गया तो दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। एक सदन में लाया गया तो दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया तो राज्यसभा जांच करेगी इसकी। यदि लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा जांच करेगी। यदि राज्यसभा में लाया गया तो यदि राज्यसभा में लाया गया तो लोकसभा जांच करेगी। लोकसभा जांच करेगी। यदि राज्यसभा में लाया गया तो लोकसभा जांच करेगी। लोकसभा में लाया गया तो किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यानी 25% सदस्य समर्थन दे, प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करे तो ही राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या लाया जा सकता है? महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि किसी सदन में प्रस्ताव लाना है तो यदि किसी सदन में प्रस्ताव लाना है तो 1/4 सदस्यों के
समर्थन से लाया जा सकता है। यानी महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए या सदन के 1/4 सदस्यों के समर्थन से महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव? महाभियोग प्रस्ताव। अब महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लाया गया है, तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध हम क्या ला रहे हैं, महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। और राष्ट्रपति को अपना क्या पक्ष रखने के लिए क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं पक्ष रख सकता है, यदि खुद न जाकर अपने प्रतिनिधि से भी अपना पक्ष रखवा सकता है, परंतु महान्यायवादी जाकर राष्ट्रपति का पक्ष नहीं रख सकता। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए किनको नहीं भेज सकता, तो किनको नहीं भेज सकता, महान्यायवादी को नहीं भेज सकता है। यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित मान लीजिए एक सदन में महाभियोग की प्रक्रिया हुई, दूसरा सदन क्या करेगा, जांच। वो जांच में पाया गया कि ये राष्ट्रपति क्या है, दोषी है, यानी दोष साबित हो गया, तो कुल सदस्यों संख्या के 2/3 सदस्यों से प्रस्ताव पारित करवाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये नॉर्मली जानकारी इसकी। यदि किसी सदन में प्रस्ताव लाना है तो 1/4 सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लाने के बाद राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है। यह प्रस्ताव लाने के बाद राष्ट्रपति का अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है। पक्ष रखने का क्या दिया जाता है विद्यार्थियों, समय। या तो स्वयं पक्ष रख सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। या तो स्वयं पक्ष रख सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। परंतु अपना पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी को नहीं भेजे सकता। किसको नहीं भेज सकता, मान्य अपना पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी को नहीं भेज सकता। अपना पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी को नहीं भेज सकता है। महान्यायवादी को नहीं भेजे सकता है। इसके इंपोर्टेंट लगा के लिखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। यदि
जांच में राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो या साबित हो जाता है तो, यदि जांच में राष्ट्रपति दोषी साबित हो जाता है तो, यदि जांच में राष्ट्रपति दोषी साबित हो जाता है तो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, हटाया जाता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। यह होती है विद्यार्थियों महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 61 में। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल किस व्यक्ति के लिए किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग प्रक्रिया के समान किसी पद से हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है? समान है, परंतु वो महाभियोग नहीं कहते उसे। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया के कारण क्या है? संविधान का उल्लंघन एवं अतिक्रमण। कौन से सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाता है दूसरा सदन उसकी क्या करता है? जांच करता है। यदि लोकसभा में आए तो राज्यसभा जांच करेगा, राज्यसभा आए तो लोकसभा जांच करेगा। राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने के लिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए किसी सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यानी किसी भी सदन में यदि प्रस्ताव लाना है तो 1/4 सदस्यों का बहुमत चाहिए। यदि प्रस्ताव को पारित करवाना है तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से। प्रस्ताव लाया तो कितने से जा रहा है? 1/4 से। पारित कितने से हो रहा है? 2/3 से। इतना याद रखना। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है 1/4 सदस्य किसी भी सदन में, महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। और विद्यार्थियों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।